हाँ जी बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ये वाला टॉपिक, बर्थ कंट्रोल। राइट, तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि होता क्या है ये। सो रेगुलेशन ऑफ कंसेप्शन। व्हाट इज कंसेप्शन? मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम बाय प्रिवेंटिव मेथड्स to limit the number of offsprings is called as birth control. Right? The birth control methods which prevent fertilization are called as contraception. तो आपको ये भी आ सकता है what do you mean by contraception, और ये भी पूछा जा सकता है what do you mean by birth control. An ideal contraceptive यानी birth control method should be user friendly, easily available, cost effective, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, reversible, with no or least side effect, should not interfere with sexual act also. Right? तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से हैं अब ये देख लेते हैं हम। ठीक है, तो टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल और यू कैन से ट्रेडिशनल। आफ्टर दैट बैरियर। नेचुरल में कोई कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अभी समझेंगे क्या है। देन आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, देन इंजेक्टेबल्स जो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाएंगे, देन इम्प्लांट्स, राइट, देन सर्जिकल मेथड। तो इनमें से ये वाले जो सारे हैं इनको बोल देते हैं टेम्परेरी। ओनली एंड ओनली सर्जिकल मेथड इज़ परमानेंट। ठीक है, तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है इन सारे मेथड में से परमानेंट मेथड कौन सा है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेचुरल मेथड्स के बारे में। नेचुरल मेथड्स कैसे काम करते हैं, पहले तो हम यही देख लें इसका प्रिंसिपल क्या है। दे वर्क ऑन अवॉइडिंग चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, मतलब वही फर्टिलाइजेशन को रोकना है। तो इसके अगेन 3 मेथड्स हैं, ये देख सकते हो कौन कौन से 3 मेथड हैं। एक तो हो गया सेफ पीरियड, क्या है अभी समझेंगे, एंड पीरियोडिक इसको हम सेफ पीरियड को पीरियोडिक एब्सटिनेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर रिदम मेथड, ये या तो सेफ पीरियड या पीरियोडिक एब्सटिनेंस या फिर रिदम मेथड। एक होता है विड्रॉल और ऑल्सो कॉल्ड एज कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। इनको एक एक करके समझेंगे हम। सेफ पीरियड क्या चीज़ है? सेफ पीरियड बच्चों आपने पढ़ा है कि ओव्यूलेशन कब होती है, 14th डे, यानी 14th डे के आसपास का पीरियड। कई बार 14th डे के आगे पीछे भी हो सकता है ओव्यूलेशन, तो 14th डे के आसपास का पीरियड होगा फर्टाइल पीरियड। तो उस पीरियड के पहले और बाद का पीरियड होगा सेफ। तो इसको समझने के लिए देखो, ये मैंने एक स्केल बना दिया। ठीक है, मान लिया ये ये मैंने जो ड्रॉ किया यहाँ पे 23 डेज़ किए हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना 14th डे पे हो गया ओव्यूलेशन। ठीक है, 14th डे पे ओव्यूलेशन मतलब हमने 3 दिन इधर मार्जिन ले लिया, 3 दिन इधर ले लिया, मतलब कि हम इस 7 डेज़ को बोल रहे हैं ये फर्टाइल पीरियड है। अब इस फर्टाइल पीरियड का पहले का टाइम और बाद का टाइम, मतलब फर्टाइल पीरियड के 1 वीक बाद का, 1 वीक बाद का और 1 वीक पहले का टाइम होगा सेफ पीरियड। यानी कि मेंसिस के एकदम बाद ये वाला सेफ पीरियड होगा और मेंसिस के पहले वाला पीरियड सेफ होगा। और यू कैन से 1 वीक बिफोर और 1 वीक आफ्टर मेंस्ट्रुएशन विल बी सेफ पीरियड। ठीक है, जो बीच वाला पीरियड है 14th डे के आसपास वाला, वो होगा फर्टाइल पीरियड। ठीक है, अब देखते हैं विड्रॉल पीरियड क्या है। विड्रॉल और ऑल्सो यू कैन से कोइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विड्रॉल ऑफ पीनस फ्रॉम विजाइना बिफोर इजैकुलेशन। मीन्स विजाइना में इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए इसमें, वरना स्पर्म्स चले जाएंगे। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये क्या करना होता है, इसमें इजैकुलेशन बाहर करना होगा ताकि स्पर्म और ओवम की मीटिंग ना हो। राइट, अब देखते हैं हम लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें कई एस्पेक्ट समझने हैं हमें। जैसा कि हमने देखा डिलीवरी हुई, बेबी हुआ,
फिर उसके बाद उसका लैक्टेशनल पीरियड स्टार्ट हुआ, मदर उसको फीड करेगी। तो इसमें मदर उसको करीबन 6 मंथ्स तक फीड करती है, मतलब 6 मंथ्स इज इंटेंस लैक्टेशन पीरियड अगर उसको रेगुलर फीड करती है तो। ठीक है, तो वो जो इंटेंस लैक्टेशन वाला पीरियड होता है, ड्यूरिंग दैट पीरियड एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग दैट इंटेंस पीरियड ऑफ लैक्टेशन, ध्यान रहे अगर इंटेंस लैक्टेशन नहीं है तो फिर ये नहीं होगा, ये फिर कारगर नहीं होगा ये वाला। अब इस ऐसे टाइम पे क्यों ऐसा होता है, मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं होता? क्योंकि जो प्रोलैक्टिन है विच इनहिबिट्स एंटीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज LH एंड FSH, अगर यही रिलीज नहीं होंगे तो ना तो फॉलिकुलर फॉर्मेशन होगा, ना मेंस्ट्रुएशन होगा, ना ओव्यूलेशन होगा, और ये जो पीरियड है ये 6 मंथ्स के लिए इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं अगर उसके बाद भी बच्चा फीड करता रहे तो क्या सेफ है? नो, बिकॉज आफ्टर 6 पीरियड ही जो ऐसा है उस टाइम पे ही जो प्रोलैक्टिन है वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज होगा। आफ्टर 6 मंथ्स इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूसली, मतलब ये भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इनएक्टिव होगा, तो इसलिए वो रिस्क रहेगा। तो 6 पीरियड्स को ही सेफ माना जा सकता है, बट इसमें भी ये कंडीशन होनी चाहिए इंटेंस लैक्टेशन, ओनली देन इट विल बी इफेक्टिव, राइट। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब हमने तीनों देखा, जो ये नेचुरल मेथड देखे, कौन कौन से देखे नेचुरल मेथड? सेफ पीरियड, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये जो तीनों हैं इसमें कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई डिवाइसेस यूज़ नहीं किए थे एक्सटर्नल, दे आर यूज्ड no medicine or devices used in this method, side effects are nil, but अब क्योंकि इसमें कोई ऐसा प्रोफेशनल हेल्प तो है नहीं, चांसेस ऑफ फेलियर आर हाई, जैसे कि मैंने बताया कि बाई चांस लीक हो गया ये कोइटस इंटरप्टस के दौरान भी, या बाई चांस कोई डे मिस हो गया सेफ पीरियड के दौरान भी, या इंटेंस लैक्टेशन के दौरान भी बाई चांस कुछ इंटेंस नहीं है, प्रोलैक्टिन कम रिलीज़ हुआ, तो उसमें चांस ऑफ फेलियर ज़्यादा है। तो इसलिए अब हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड्स। ठीक है, बैरियर मेथड्स का क्या प्रिंसिपल है? दे प्रिवेंट द फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, राइट। फिजिकल मीटिंग कैसे रोकेंगे ये देख लेते हैं। और ये जो बैरियर मेथड है ये दोनों के लिए अवेलेबल है, मेल एंड फीमेल के लिए। एक तो है कॉन्डोम, डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स। बच्चों एक क्वेश्चन तो यही आता है, इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं? तो बच्चों वो है कॉन्डोम, विच इज़ यूज्ड बाय मेल एंड फीमेल बोथ। बाकी के ये तीनों मेथड, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स, दे आर यूज बाय ओनली फीमेल्स। ठीक है, अब ये जान लेते हैं होता क्या है इनके अंदर। ये देखो, ये तो होती है थिन रबर और लेटेक्स शीट, ये वाली, एंड यूज टू कवर पीनस इन मेल्स और विजाइना एंड सर्विक्स इन फीमेल्स जस्ट बिफोर कॉइटस, नॉट आफ्टर कॉइटस, नहीं तो फिर वो फ्यूजन का रिस्क रहेगा। फॉर एग्जाम्पल निरोध इन मेल्स, इट प्रोटेक्ट्स द यूज़र फ्रॉम STDs, ये भी बहुत आता है क्वेश्चन, STD से कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन सा बैरियर मेथड? तो बोलोगे कॉन्डोम्स, ये नहीं करते दूसरे वाले। STDs एंड एड्स दोनों से ही ये प्रोटेक्ट करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है, डिस्पोजेबल है ये, ठीक है, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये इनमें से क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजन में भी आ सकते हैं। एंड दीज आर मेड अप ऑफ रबर used by only and only females to cover cervix before coitus, reusable। देखो ये reusable है, ये वाले disposable थे। अब इसमें देखेंगे हम कि और क्या इसमें possibilities हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें ना इसके साथ साथ इसका बेटर इफेक्ट लाने के लिए स्पर्मिसिडल क्रीम्स और जेलीज और फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है, वो कहाँ पे? ये सर्विक्स के अंदर, ये सर्विक्स के अंदर जेली लगा देते हैं या क्रीम लगा देते हैं। अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स, अकेले इतना इफेक्ट नहीं आता, इन्हीं बैरियर्स के साथ
जो ये है, ये डायफ्राम या सर्वाइकल कैप्स या वॉल्स, इनके साथ हम ये यूज़ कर सकते हैं ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को इंक्रीज कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडीज। ठीक है, इसमें एसटीडी से प्रोटेक्ट हो ये नहीं हो सकता, इसमें पक्का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। It is most important and most prevalent method in India, and these devices are inserted by doctors. मतलब एक्सपर्ट्स के द्वारा ये इंसर्ट होती हैं, वो तो अपने आप यूज़ करने वाले थे, इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। ठीक है, जैसे ये कॉपर टी, इसको यहाँ से यूज़ करते हैं, यहाँ से डालते हैं। अब इसमें देख सकते हैं, देखो मैंने 3 स्टार लगाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें भी 3 तरह की होती हैं ये, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़। ठीक है, नॉन रिलीजिंग आईयूडीज़ मेड अप ऑफ लाइक प्लास्टिक, एंड दीज एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ लाइपेज लूप। ठीक है, मैंने इसलिए ऐसे दिखाया है ताकि लर्न करने के लिए, लाइपेज है, लिप्स के जैसा दिखता है, लिप्स के जैसा दिखता नेम ये, इसलिए। उसके बाद आइए कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़, इसमें आ गया कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। देन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़, प्रोजेस्टासर्ट दैट इज़ LNG-20। बच्चों यहाँ पर मैंने लर्न कराने के लिए दिखाया हुआ है मल्टीलोड 375, जैसे ऐसा लगता है ना कि कोई गन का नाम हो, इसके लिए दिखाया हुआ है ये, बस याद कराने के लिए, और कुछ नहीं पर्पज़ है इसका। अब इसमें देखेंगे इसका रोल ये कैसे प्ले करते हैं, मतलब कैसे फंक्शन करते हैं। तो इसमें देखो ये आईयूडीज़ जो हैं क्या करती हैं, ये इन फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस के अंदर किल कर देती हैं स्पर्म को। और जो कॉपर आयंस हैं, कॉपर वाला जो आईयूडी है, ये मोटिलिटी को सप्रेस कर देगा। साथ में अगर मोटिलिटी सप्रेस हो गई तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी उसकी लो हो जाएगी, राइट। और जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ है, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, वरना तो इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस में, आप जानते हो। ये वाले जो आईयूडीज़ हैं प्रोजेस्टासर्ट, ये उसको अनसुटेबल कर देंगे इम्प्लांटेशन के लिए, एंड मेक द सर्विस हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ठीक है, मतलब नॉट फ्रेंडली, हॉस्टाइल मीन्स नॉट फ्रेंडली टू द स्पर्म को सर्विक्स के अंदर एक थिक म्यूकस की लेयर बना देंगे जिससे वो एंटर ना कर सकें। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आईयूडीज़ आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर फीमेल्स फॉर डिलेइंग प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। मान लिया आफ्टर मैरिज 3 इयर्स या 2 इयर्स नहीं चाहिए किड्स, तो ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा एक बच्चा हो गया, दूसरे बच्चे में अभी गैप चाहिए, तो इसके लिए भी ये बेस्ट है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बच्चों, ये वाला भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें से ये पूछ लेंगे मल्टीलोड 375 बिलोंग टू विच IUD, LNG-20 belongs to which IUD, lipase loop belongs to which IUD, what is the principle of this copper releasing, principle of hormone releasing, principle of IUDs। तो ये पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, राइट। तो चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये क्या होते हैं? ओरल, जैसा कि पता लग गया आपको, मुंह से लेने वाले, इनको हम टैबलेट्स भी बोल सकते हैं और पिल्स भी बोल सकते हैं। इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम बच्चों टैबलेट्स भी बोलते हैं और पिल्स भी बोलते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यूज्ड बाय ओनली एंड ओनली फीमेल्स, नॉट मेल्स, राइट। तो इसमें देखो, दीज पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन, सबसे पहला तो ये हो गया प्रिंसिपल। कैसे ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती हैं? क्योंकि ये इनहिबिट कर देती हैं स्क्रीशन ऑफ LH एंड FSH को। ऑल्सो इनहिबिट इम्प्लांटेशन, ये हो गया। अगर मान लिया फर्टिलाइजेशन हो गया, मॉरुला भी बन गया, यूट्रस में भी आ गया, तो आगे इम्प्लांट नहीं होगा।
इसके अलावा ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। तो जो ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है बच्चों, ये मैंने पहले भी बताया था, ये है ना, जैसे ये है, तो यहाँ पर म्यूकस की लेयर बना देते हैं, म्यूकस को थिक कर देते हैं, जिससे स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगे, राइट। अब देखते हैं मेथड ऑफ टेकिंग पिल्स, इसको कैसे लेते हैं बच्चों, ये बड़ा ध्यान से समझने वाला है। ये ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर एक स्केल ड्रॉ कर दिया 1 to 25, ये 1 से स्टार्ट करके 25 तक। सपोज़ ये मेंस्ट्रुअल पीरियड है 1 to 5, इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, 21 डेज़ तक लेते हैं इसको, एक तो ये ध्यान रखना है। कोई भी डेज़ इसमें स्टार्ट कर लेंगे, 1, 1st, 2nd, 3rd, 4th, कभी start within first 5 days of menstrual period. Take 1 tablet daily for 21 days. तो यहाँ पे सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया 2nd डे से, तो 22 डेज तक ले ली, ठीक है। देन गैप ऑफ 7 डेज, एट दैट टाइम जब जैसे ही छोड़ देंगे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा, ठीक है। स्टार्ट नेक्स्ट पैकेट टिल दे वांट कॉन्ट्रासेप्शन, जब तक उनको है कि हमें नहीं करना है, बेबी नहीं लाना है, तब तक फिर वो यही सिस्टम चलाते रहेंगे। 21 दिन तक लेंगे, फिर गैप डालेंगे 7 दिन का, फिर आगे शुरू कर देंगे, यही सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनमें होता क्या है। इन पिल्स में या तो प्रोजेस्टेरोन होता है या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। इनको मिनी पिल्स बोलते हैं और इनको कंबाइंड पिल्स बोलते हैं। ये देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि लेनी कैसे है और ये किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं। ये देखो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पिल्स। कौन कौन सी? पीओपी यानी कि प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, मिनी पिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कंबाइंड ऑरल पिल्स होती हैं एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, जैसे कि माला डी, ठीक है। और सहेली होती है नॉन स्टेरॉयडल पिल, जो हमारे इंडिया में ही बनाई गई थी, इसके बारे में हम देखेंगे। ये दोनों होती हैं स्टेरॉयडल पिल्स। एक तो यही ध्यान रहे कौन कौन सी स्टेरॉयडल हैं, कौन कौन सी नॉन स्टेरॉयडल हैं, राइट। नाउ अब प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है और कंबाइंड पिल्स का क्या रोल है, ये देखेंगे हम। इसमें देखो, एक तो आपको ये बात समझनी होगी, जैसे हार्मोन का रिलीज़ होना हमारी बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसमें क्या करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, हम गलत टाइम पे हार्मोन इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो अपने ढंग से एक्ट करेगा और उन नेचुरल प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, राइट। तो इस तरह से एक्ट करते हैं। देखो, अब जैसे प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करता है, ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देगा, ठीक है, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट कर देगा और सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा। ये दोनों रोल हैं प्रोजेस्टेरोन के। और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या करते हैं, दोनों जब कॉम्बिनेशन देते हैं, ये सप्रेस कर देते हैं FSH LH को। पहले ये GnRH को सप्रेस करते हैं, फिर हाइपोथैलेमस रोक देता है इनकी स्क्रीशन को, एंटीरियर पिट्यूटरी को वो कमांड नहीं देता ये स्क्रीट करने के लिए। फिर अगर यही सप्रेस हो गए, नो फॉलिकल फॉर्मेशन, नो ओव्यूलेशन, सो ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ तो नो कंसेप्शन। इस तरह से वर्क करेंगे, राइट। तो इनमें ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों का, प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है और दोनों इकट्ठे क्या रोल है, ठीक है। अब देखो, सहेली कहाँ बनाई गई? लखनऊ के इस इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट इज़ नॉन स्टेरॉयडल। क्या क्या फ़ायदे हैं इस, मतलब इनसे ज़्यादा बेनिफिट सहेली के हैं। इट इज़ टेकन ओनली वंस अ वीक, ये वो रोज़ लेनी पड़ती थी। नॉन स्टेरॉयडल है, एक ये हो गया बेनिफिट, एक ये हो गया कि एक ही दिन लेना है, और लेसर साइड इफ़ेक्ट हैं एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू हैं, राइट। अब ये वर्क कैसे करती है ये भी बता दें आपको कि ये क्या करती हैं। जैसे यूट्राइन की एंडोमेट्रियम है, ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस की वॉल है, ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम के ऊपर ना ये रिसेप्टर्स पड़े होते हैं इसके लिए, एस्ट्रोजन के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक्स रिसेप्टर्स फॉर एस्ट्रोजन ऑन यूट्राइन।
अब एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन नहीं स्क्रीट होगा तो नो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि एस्ट्रोजन का ही रोल है कि वो एंडोमेट्रियम को थिक करता है और प्रोजेस्टेरोन का रोल होता है वो मेंटेन करता है। तो नो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, सो इनहिबिट इम्प्लांटेशन। एंडोमेट्रियम ही थिक नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन कहाँ से और कैसे होगी, राइट? समझ आया बच्चों ऑरल पिल्स का रोल। अब हम देखते हैं इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स का क्या रोल है, राइट? तो एक तो सबसे पहले यही है कि यूज्ड बाय फीमेल्स, ये देखो ऐसे दिखते हैं ये, ठीक है, ये इम्प्लांट्स है, इसको स्किन के नीचे लगाते हैं। कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। यूज्ड अंडर स्किन और एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स, यूज्ड एज प्रोजेस्टोजन अलोन और कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन। जैसे पिल्स का था ना प्रिंसिपल, वही सेम है और कुछ नहीं है इसमें। मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। ये है इसका बेनिफिट, उनके कंपैरिजन में इसका इफेक्टिव पीरियड ज़्यादा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इम्प्लांट का नॉरप्लांट, इंजेक्शन का डोपोप्रोवेरा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है समझना, आपको पता भी होना चाहिए, वो देख लेते हैं बच्चों। ड्यूरिंग एमरजेंसी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एमरजेंसी क्या क्या हो सकती है इन रेप केस और अनवांटेड प्रेगनेंसी, और यू कैन से अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी नहीं चाहिए और मान लिया कि कंसेप्शन का चांस हो गया, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं उस टाइम पे भी, ठीक है। तो ये है क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडीज, ठीक है, ये तीन दे सकते हैं, एक ये और एक ये और एक ये आईयूडीज, ठीक है। विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस आर फाउंड इफेक्टिव, मतलब कोइटस हो गया उसके बाद 72 आवर्स के अंदर एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे अब तक हमने जितने भी पढ़े वो थे टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब हम देखेंगे परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है सर्जिकल मेथड, इसमें सर्जरी के थ्रू स्टरलाइजेशन ही कर देंगे, इसको स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ये दोनों करवा सकते हैं, ऑब्वियसली दोनों में से, मतलब एक जना करवा सकता है, एक दोनों कपल में से दोनों को नहीं, एक कपल में से आइदर मेल और फीमेल कोई भी करा सकता है। तो सर्जिकल इंटरवेंशन क्या करती हैं, ब्लॉक्स द गैमीट ट्रांसपोर्ट, गैमीट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं, फिर कोई चांस ही नहीं होता कंसेप्शन का, ठीक है, गैमीट ही नहीं ट्रांसपोर्ट होंगे। अब फैलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म ही नहीं आएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो ये देखो स्टरलाइजेशन इन मेल्स को बोल देते हैं वेसेक्टोमी, ये वेसेक्टोमी, ये बच्चों ये वेसेक्टोमी हो गया, ठीक है। और स्टरलाइजेशन इन फीमेल्स को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये मेल्स में करते हैं, ये फीमेल्स में करते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्मॉल इंसिशन स्क्रोटम में लगा देते हैं, इसमें लगा देते हैं, इसमें क्या करते हैं, इंसिशन इन लोअर एब्डोमेन और थ्रू वेजाइना करते हैं, और इसमें जो ये है वास्ट डिफरेंस को टाई कर देंगे इसको, और दोनों साइड से कट कर देंगे। ये देखो, ये मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये देखो यहाँ पे ये वास्ट डिफरेंस है ना, ये देखो दोनों साइड से कर दिया, इधर से कट लगा दिया, और ये फिर क्या होगा, यहीं तक आके रह गए, स्पर्म्स तो आगे गए ही नहीं, बने यहाँ पर देखो टेस्टिस के अंदर बने, इसके अंदर भी गए, एपिडिडमस में भी स्टोर होंगे, सब कुछ होगा, हार्मोन्स भी होंगे, लेकिन यहाँ तक जाकर बस रुक गए, आगे गए ही नहीं। आगे नहीं गए तो फिर ये सारा यहाँ पे नहीं आएंगे, तो सेक्सुअल इंटरकोइटस के दौरान गए ही नहीं स्पर्म, ठीक है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएंगे ही नहीं, तो कैसे होगा, राइट। हाँ, इसी तरीके से, हाँ ये देखो वास्ट डिफरेंस कट एंड टाइड एंड कट ऑन बोथ साइड, सीमन विदाउट स्पर्म, सीमन जाएगा यूरेथ्रा में बट विदाउट स्पर्म्स, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कट लगा दिया था। अब ग्लैंड्स तो यहाँ पर है ना, तो वो लेकर के आएंगी सीमन को, बट स्पर्म्स रह गए पीछे। अब उसके बाद आए स्पर्मेटोजेनेसिस, नॉर्मल होगा, सब कुछ होगा,
हार्मोन्स भी रिलीज होंगे, स्पर्म ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होगा बस इसमें। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं। हमने ये विजाइना के थ्रू या फिर कट के थ्रू करेंगे लोअर एब्डोमेन में। स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसमें भी देखो, ये देखो, ये फेलोपियन ट्यूब हो, यहाँ से कट कर दी। अब ओवरी से यहाँ आया, ओवम आया, लेकिन मान लिया कि अब स्पर्म्स आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक ख़त्म, आगे जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमने रास्ता ब्लॉक कर दिया। राइट, तो oogenesis भी नॉर्मल हो रहा है इसमें भी, जैसे इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मल था। प्लस हार्मोन्स भी नॉर्मली स्क्रीट हो रहे हैं, हार्मोन्स भी ऐसा कुछ नहीं है कि रुक गए। उसके बाद फिर आइए मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नॉर्मल होगा, मतलब ओव्यूलेशन भी होगी। सिर्फ इसमें वही बात है, ट्रांसपोर्ट ब्लॉक होगा। मतलब हमने फेलोपियन की ट्यूब को ऐसी जगह से कट कर दिया, अगर स्पर्म्स आए भी तो आगे नहीं जाएंगे, एम्पुलरी स्टमक रीजन में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो दीज techniques are highly effective and poorly reversible, and selection of a suitable contraceptive method should always be undertaken by consultation with qualified doctor, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे यूज़ नहीं करने चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। ठीक है, सिर्फ नेचुरल मेथड कर सकते हैं अपने